Record. Okay, Assalamu alaikum everyone. Welcome to lecture 5, I think, of wealth management. Your group was WPM 7. I've shared the link in the group of 7th semester and 8th semester as well. Because we don't have a screen over here, you can just follow me live as well. ओके सो वेल्थ मैनेजमेंट है क्या, मैं इसको ब्रीफली टच करते हुए अब बड़ा एक रैपिड पेस के ऊपर तमाम एस्पेक्ट्स जो वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ जा रहा हूँ. इस्लामिक को मैं टच कर सकता था, लेकिन अगेन कुछ ने पढ़ी है कुछ ने नहीं पढ़ी हुई, तो अब वो नई सिरे से सारी इस्लामिक वेल्थ मैनेजमेंट को पर्सपेक्टिव में करना पॉसिबल नहीं है. आई माइट गो टूवर्ड्स इट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स. ओके, वेल्थ मैनेजमेंट है क्या? It is an investment advisory service that combines various financial solutions to affluent clients. अगेन ये एफिलिएंट क्लाइंट्स के लिए है. मैं भी आगे जाकर ये भी आपको बताऊंगा कि किस लेवल से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं. हर बैंक का, हर ऑर्गेनाइजेशन का ये लेवल डिफरेंट हो सकता है. ठीक है, तो हाई वैल्यू क्लाइंट्स भी होते हैं कुछ आपके बैंक्स के अंदर. अगर आप देखेंगे तो जी ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं. ठीक है, उसके लिए आपको रेट ऑफ रिटर्न भी डिफरेंट मिल रहा होता है. ठीक है, तो वो डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा बैंक है, किस अमाउंट को उन्होंने हाई नेटवर्थ डिक्लेयर किया हुआ है. एंड वो इजी अमाउंट नहीं होती, वो यूजुअली 50 करोड़ 60 करोड़ ये बड़ी अमाउंट्स होती हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह के एफिलिएंट बनने के. लेकिन इसको पढ़ाने का एक और मकसद ये भी है कि अगर आपको वेल्थ मैनेजमेंट आती है, आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता है, तो यू कैन सेव. और अगर आप सेविंग करेंगे तो फ्यूचर के अंदर इस वेल्थ मैनेजमेंट के लेवल के ऊपर पहुंचेंगे कि इतने पैसे कहीं आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेके जा रहे हैं. A wealth manager is a high level professional who manages the finances of high net worth individuals. अब अगर कोई आपसे कह रहा है कि जी मेरा 1 अरब रुपया इन्वेस्ट करें, और आप उसका 3 बेसिस पॉइंट ले लेते हैं उससे. ठीक है, अगर उसको उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10% रिटर्न मिलना है, तो उस 1 अरब के ऊपर आपको 0.03% रिटर्न आपको भी मिलना है उसमें से. और ये अच्छी खासी अमाउंट बन जाएगी, 3 या 30 लाख बन जाएगी ये अमाउंट. सो दैट इज अ गुड अमाउंट. ये बेसिकली यही काम कर रहा होता है कि ये उनकी वेल्थ को मैनेज करने के सॉल्यूशंस उनको देता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा होता है. डिफरेंट एसेट्स हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से एसेट्स हैं, और इसके अगेंस्ट अच्छी खासी फीस चार्ज कर लेता है. इट प्रोवाइड्स अ होलिस्टिक अप्रोच इन विच थ्रू अ सिंगल सर्विस वन कैन मैनेज देयर ओन एज वेल एज अ फैमिलीज करंट एंड फ्यूचर नीड्स एंड गोल्स. तो एक सिंगल सर्विस यूज करते हुए आप अपनी फैमिली के करंट नीड्स, फ्यूचर नीड्स, आपके जो गोल्स हैं सेट किए हुए, आपने उनको अचीव कर सकते हैं. वेल्थ मैनेजमेंट के सॉल्यूशंस के अंदर आता क्या क्या है? नंबर 1, फाइनेंशियल प्लानिंग. के जो भी आपकी फ्यूचर की नीड्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका एक फाइनेंशियल प्लान आपको बनाकर दे दिया जाएगा कि इतने पैसे आपने अरेंज करने हैं, इस तरह इस जगह पे इन्वेस्ट करने हैं, इतना इक्विटी में, इतना डेट के अंदर. तो प्रॉपर आपको प्लान बनाकर कि आपकी जो फ्यूचर नीड्स आपने डिसाइड की हैं, जो आपने अपने गोल सेट किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान बना देगा. दूसरी चीज, टैक्स प्लानिंग. जब आप इतने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, अरबों रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दैट मींस कि आपको बहुत हाई टैक्स ब्रैकेट भी फेस करना पड़ेगा. लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, यूजुअली इस लेवल का बंदा बहुत ज्यादा टैक्स पे नहीं कर रहा होता. वो आम तौर पे एक छोटी सैलरी वाले से भी कम टैक्स पे करता है. तो ये टैक्स प्लानिंग होती है उसकी, जो एक वेल्थ मैनेजर उसे करके देता है कि इस तरह से आप अपना टैक्स बचा सकते हैं. डेफिनेटली अगर वो एक अच्छी अमाउंट रिटर्न अर्न कर रहा है, 1 अरब रुपया, उसके ऊपर 10% मतलब 10 करोड़ रुपया वो साल का अर्न करता है. अगर इसमें से वो 4 करोड़ रुपया टैक्स दे देगा, देते भाई 4 करोड़ टैक्स दे दिया यार उसने, यू सी. तो उसको तरीके भी वेल्थ मैनेजर देता है कि इस तरह से आप ये टैक्स सेविंग कर सकते हैं. ये 4 करोड़ की जगह आपको 10 लाख रुपया टैक्स देना पड़ेगा, 10,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा. तो ऐसी टेक्निक्स भी बताना हमारा काम होता है टैक्स के अंदर. ठीक है, फिर इंश्योरेंस के ऊपर एडवाइजरी, स्पेशली कि आपको इंश्योरेंस करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, किस लेवल तक की करवानी चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस और बाकी एस्पेक्ट्स के अंदर भी इंश्योरेंस. क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यूजुअली बंदे के बीमार होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. तो उस केस के अंदर इंश्योरेंस मुश्किल हो जाती है. उससे कम एज के ऊपर ही आप रिकमेंड करते हैं कि इंश्योरेंस करवाएं. जैसे कि 30s 35 के बाद आप एडवाइस करते हैं कि आप अब इंश्योरेंस ना करवाएं. देन रिटायरमेंट सॉल्यूशंस, कि अब उसने डेफिनेटली कभी ना कभी रिटायर होना है. इतना नेट हाई नेट वो डेफिनेटली प्लान करेगा यार इस एज के करीब जाके मैंने रिटायर. तो उस रिटायरमेंट के बाद उसकी इनकम कहां से आएगी, कैसे मैनेजमेंट होगी उसकी, उसको फिर उस एज के ऊपर अपने हेल्थ के लिए पैसे चाहिए, उसको ट्रीटमेंट करवानी है, उसको बीमार हो सकता है, तो सो मेनी अदर थिंग्स दैट कैन हैपन. तो वो जो उसको पेमेंट चाहिए वो कहां से आएगी, क्योंकि तब तक हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ केयर भी महंगा हो चुका होगा अच्छा खासा.
सो डेफिनेटली, और फिर उसको ज्यादा चाहिए होगी इस तरह की हेल्थ की सर्विसेज। फिर स्टेट प्लानिंग, के डेफिनेटली ही इज नॉट गोना लिव फॉर एवर, तो उसकी स्टेट कैसे डिवाइड होगी, वो खुद इस वक्त अपनी स्टेट को कैसे मैनेज करेगा, किस चीज को कौन मैनेज कर रहा होगा, और फिर फ्यूचर में ये किसके अंदर कैसे डिवाइड होगी ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट बाद में अराइज ना हो। एंड देन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कि डेफिनेटली जब हम उसकी बिहाफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट डिजाइन कर रहे हैं, हम उसे ये नहीं कहेंगे यार जाओ जाके सारे यूनिलीवर के स्टॉक खरीद लो, मेक्स नो सेंस। लिसन, जो कंपनी का आपको पता है कि अच्छा कमा रही है, उसका स्टॉक ऑलरेडी प्रीमियम पे बिक रहा है, अच्छे खासे प्रीमियम पे बिक रहा है, उसमें से आपको बचना कुछ नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम। सो आपको उसको एक पोर्टफोलियो डिजाइन करके देना है, और अगेन यू डू नॉट आस्क समबडी टू पुट ऑल देयर एग्स इन वन बास्केट, डाइवर्सिफाई करना है। और डाइवर्सिफाई करना क्यों जरूरी है? अगर एक इन्वेस्टमेंट डूब भी जाए तो दूसरी से तो पैसे आ जाएंगे ना उस वक्त। तो ये नहीं है ना कि एट एनी गिवन मंथ ओ हो यार इस बार तो सारी इन्वेस्टमेंट में पैसे डूब गए, कोई पैसे नहीं आ रहे, इसलिए तो जेब से उल्टा इतने पैसे देने हैं, तो वो तो परेशान हो जाएगा रिटायरमेंट के अंदर, यार ये मेरा क्या हो गया। ठीक है, तो आपने उसको एक ऐसा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाकर देना है कि लेट्स सपोज 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसके अंदर भी, उस क्राइसिस के अंदर अगर कुछ इन्वेस्टमेंट हुई थी, तो उसका अगर 100% रिटर्न नहीं आता प्रॉफिट का जो आ रहा था पहले, तो 70% तो आ जाए, 60% तो आ जाए, जिससे उसका गुजारा तो चले ना, कि कुछ ना कुछ रिटर्न आ रहा है, पैसे डूब नहीं रहे। ठीक है, सो पोर्टफोलियो बनाना जरूरी। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर भी वही बैंक्स बचे थे जिन्होंने डाइवर्सिफिकेशन की हुई थी, पोर्टफोलियो बनाए हुए थे, सारे पैसे एक ही सिक्योरिटी में नहीं डाले हुए थे। जिस किसी ने एक ही सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उनको बहुत ज्यादा नुकसान फेस करना पड़ा, क्योंकि वही सिक्योरिटी जब डूबी तो फिर सारे पैसे डूब गए, जैसे लीमन ब्रदर्स। एंड लास्टली रिस्क मैनेजमेंट, हर इंडिविजुअल की रिस्क मैनेजमेंट उसके लेवल के हिसाब से होती है। यू सी, मेरी रिस्क मैनेजमेंट का लेवल, मेरी रिस्क एपेटाइट और होगी, आपकी और होगी, इनकी और होगी। ठीक है, और अगर एक ओल्ड एज बंदा यहाँ पर हमारे पास होता बैठा हुआ, तो उसकी रिस्क एपेटाइट टोटली डिफरेंट होगी, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके सारे पैसे डूब जाएं, और कल को उसके पास वो जो रिटायरमेंट इनकम उसने प्लान की हुई थी कि ये मेरे पैसे इतने बैंक में पड़े होंगे, इसके ऊपर हर महीने मुझे इतने आते रहेंगे, तो मेरा ना मंथली गुजारा चल जाएगा। अगर उसके वही पैसे डूब गए, तो अब तो उसके पास टाइम भी नहीं है ना कि दोबारा से काम करे, दोबारा पैसे इकट्ठे करे और फिर से अपना प्लान बनाए, इसीलिए तो उसने पहले प्लान बनाया था। सो वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहा होगा। कुछ इंडिविजुअल होंगे वो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स होंगे। फिर ये एज के ऊपर या लाइफ साइकिल के ऊपर भी डिपेंड करता है, आगे जब हम वेल्थ साइकिल के तरफ जाएंगे तो मैं आपको ये भी डिस्क्राइब कर दूंगा। मैं अभी पैसे इकट्ठे कर सकता हूं, अगर मेरे पैसे मैं ऐसी हाईली रिस्की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करूं कि वो डूब जाए, तो मेरे पास टाइम है ना दोबारा पैसे इकट्ठे करने का। अभी रिटायरमेंट से तक मेरे पास अभी टाइम है, मैं दोबारा से पैसे इकट्ठे कर सकता हूँ, लेकिन ओल्ड एज के अंदर जाकर मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। ये होली कुरान के अंदर भी आता है कि एक बंदा था जिसके पास बड़े बाग थे, उसकी प्रॉपर्टी थी, ये बड़ी अच्छे खासे बाग थे, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका है, बच्चे उसके बहुत यंग हैं जो काम कर नहीं सकते, और उसका पूरा बाग उजड़ गया। सब वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो खुद काम करने जितना नहीं है, उसके बच्चे बहुत यंग है, वो काम कर नहीं सकते, और वो खुद से दोबारा अपना बाग पूरा नहीं उगा सकता। उसको आग लग गई है, पूरा बाग डिस्ट्रॉय हो गया, अब नए सिरे से पूरा बाग उगाकर उस लेवल का बनाना, उसने तो सोचा था कि बस मैं अब जाने वाला हूं तो मेरे बच्चों के पास कम से कम ये बाग होगा, इसकी इनकम भी बहुत छोटे हैं, लेकिन अब उसके लिए बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हर बंदे की रिस्क एपेटाइट डिफरेंट है, हर बंदे का रिस्क टेकिंग का एक सर्टेन लेवल है, तो कोशिश ये होगी कि उसके उस रिस्क के हिसाब से आप उसका प्लान डिजाइन करें। ये ना हो कि किसी को आप ऐसा प्लान डिजाइन कर दें कि जिसका उसका रिस्क ज्यादा हो जितना वो लेना चाहते हैं उससे, तो आप पहले उससे पूछेंगे भाई कितना रिस्क लेना चाहते हैं, उसको आप जज करेंगे, अच्छा कितना कर्जा लिया हुआ है, कितना, अच्छा इसके हिसाब से आप इतना रिस्क ले सकते हैं इस एज ग्रुप के ऊपर, आप खुद भी रिकमेंड कर सकते हैं उसे। ये वो आ गया जिसे हम कहते हैं मैस एफ्लुएंट या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो मैस एफ्लुएंट वो हैं जिनके पास तकरीबन ये फिगर्स अब पुराने हैं, इसको आप आज के हिसाब से ना काउंट करें, इसको तकरीबन आप डबल से ट्रिपल कर लें इजीली। तो तकरीबन जिसके पास 50 60 70 लाख के करीब अमाउंट है, उससे लेकर को तकरीबन 1 1.5 2 करोड़ तक, 2.5 करोड़ तक, ये आपके मैस एफ्लुएंट है। ये आम तौर पे ऐसा कोई ना कोई मिल जाएगा, क्योंकि आज आपका एक आम मकान भी तकरीबन 1.5 1 2 करोड़ का तो हो ही गया इजीली, तो इतना वर्थ तकरीबन इजीली लोगों के पास मिल जाती है। तो ये मैस एफ्लुएंट है कि आमतौर पर जो एफ्लुएंट लोग हैं उनके पास इतनी वर्थ होगी, जो नहीं है उसके पास तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो एफ्लुएंट होगा उसके पास तकरीबन इतनी वेल्थ होगी। दीज वुड बी क्लासिफाइड एज मैस एफ्लुएंट्स।
और इसका सरप्लस अवेलेबल है, ये नहीं कि कोई कमी होगी, ठीक है। फिर वो आ जाता है जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, जिनको ऑर्गेनाइजेशंस प्रेफर कर रही होती हैं। These are the individuals who have a surplus of between around 2-3 करोड़ से स्टार्ट कर लें आप इसको, और तकरीबन 10-15-20 करोड़ तक ले जाएं। ये आपके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं। पाकिस्तान में अगर हर बैंक की अपनी इसकी पॉलिसी है, 20-30 करोड़ तक ये चला जाता है इजीली। अगेन ये जो क्लासिफिकेशन है, हर बैंक हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से करता है। तो कभी ये उनकी नेटवर्थ की बेसिस के ऊपर हो रही होगी, कभी इंडिविजुअल के एसेट्स की बेसिस के ऊपर हो रही होगी, कुड बी एनीथिंग, ठीक है। लेकिन उसकी बेसिस के ऊपर उसकी असेसमेंट होती है, और इनको फिर आप हायर रेट दे रहे होते हैं, इनको आप स्पेशल इन्वेस्टमेंट के लिए बेनिफिट अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पाकिस्तान में आजकल ऐसे इंडिविजुअल से ज्यादा आपको ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाती हैं, तो उनको फिर बैंक जाकर ऑफर देते हैं कि जी आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर हमारे पास अकाउंट ओपन करवाएगी तो हम आपको इस रेट की बजाय ये वाला रेट ऑफर करेंगे, क्योंकि आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं। जैसे यूनिवर्सिटी अगर किसी बैंक के साथ, प्राइवेट के साथ आज डील करे, तो इनको जो जैसे कि जब हम एम्प्लॉयज, हमारे एक प्रोविडेंट फंड होता है, इस तरह के रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, पेंशन वगैरह के, ठीक है, तो ये पैसे उनको पता है कि ये अरबों रुपया होगा यूनिवर्सिटी के पास, तो ये सारा जब हमारे बैंक में आएगा, और ये आज नहीं देना हमने, ये सालों तक पड़ा रहना, यूनिवर्सिटी ने यूज ही नहीं करने ये पैसे, ठीक है। तो वो बैंक आपको हायर रेट देगा कि ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, और हो सकता है यूनिवर्सिटी तो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में आ जाए। सो जनरली ये क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसकी कोई नेटवर्थ तकरीबन 30-40 करोड़ रुपए से ऊपर होगी और अरबों रुपए तक ये जाती है, और वो ये पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है, इन्हें हम अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कहते हैं, और इनको बड़ी हाई प्रायोरिटी भी दी जाती है, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट भी दी जा रही होगी, ठीक है। तो इनको स्पेशल किस्म का प्लेटिनम से भी को अप लेवल का कार्ड दिया हुआ होगा, इनके लिए स्पेशल किस्म का लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल होंगे। अगेन यू सी, सो उनको आप अच्छा रेट ऑफ रिटर्न भी ऑफर कर रहे होंगे। ओके, की ड्राइवर्स क्या हैं इन वेल्थ मैनेजमेंट? सो जो हमारे की ड्राइवर्स हैं वो है इंक्रीज रेगुलेशन एंड कंप्लायंस, के आपने बेसिकली रेगुलेशन और कंप्लायंस क्योंकि बढ़ती जा रही है हर दूसरे दिन। पाकिस्तान में भी अगर आप देखें, आज से कुछ अर्सा पहले तक अगर आप बैंक जाते थे और कुछ पैसे डिपॉजिट करवाने हैं किसी और के अकाउंट में, अपने अकाउंट में, तो कोई नहीं पूछता था, एक डिपॉजिट स्लिप दी, ऑल डन। आज आप जाएंगे, अपना वो थंब वेरिफिकेशन करवाएंगे, फिर रीजन बताएंगे जी इस वजह से इसके अकाउंट में मैं डिपॉजिट करवा रहा हूँ, अपना CNIC लगाएंगे, तो जाकर वो पैसे डिपॉजिट होंगे। सो इंक्रीज हो रही रेगुलेशन कंप्लायंस, तो इसके अंदर उनकी भी मैनेजमेंट करना जरूरी है कि जो वेल्थ इसकी ज्यादा है उसकी ये मैनेजमेंट भी ज्यादा होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। मल्टीपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। फिर तो जो इन्वेस्टर है, पहले जमाने में क्या होता था, बंदा अमीर हो गया ना, कहाँ करूं पैसे जी, बैंक में रख लेते हैं, प्राइस बॉन्ड खरीद लेता हूं, 3-4 ऑप्शन होती थी उसके पास। आज उसके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो अनलिमिटेड हैं। वो चाहे तो अपना पोर्टफोलियो बना सकता है, वो चाहे तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, वो चाहे तो नॉन इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, वो चाहे तो रिटायरमेंट स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है, वो चाहे तो कोई अपनी इंश्योरेंस के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। अगेन वो चाहे तो अपने पास ये जो है नॉन फंजिबल टोकन ले सकता है, वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकता है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता है, वो चाहे तो आर्ट के अंदर इन्वेस्ट करे। ये एक ऐसा एसेट है जिसकी पाकिस्तान में तो उतनी कदर नहीं है, इस तरह से एप्रिसिएशन नहीं होती, लेकिन इंटरनेशनली एंटिक्विटीज के अंदर, आर्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी होती है और अच्छा रिटर्न भी आता है। NFTs भी आजकल ये स्पेकुलेशन की कॉन्टेक्स्ट के अंदर। फिर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स अभी बहुत सारे अवेलेबल हैं। फिर हमारे पास हायर परचेज के या इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस नहीं अवेलेबल। अब अक्सर देखेंगे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट एक डिफरेंट टाइप के बिजनेस के अंदर होती है। जैसे कि ये जो एयरलाइंस होती हैं, ये जो प्लेन होता है इसको लीज करती हैं। तो आमतौर पर जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं ये लीजिंग कर रहे होते हैं इन एयरप्लेन्स की, एयरलाइंस को, और लीजिंग के पेमेंट से अच्छी खासी इनकम कमा रहे होते हैं, ठीक है। सो एक ये बहुत ज्यादा बेनिफिट्स वाले एरियाज है इसके अंदर। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट है। अब अक्सर कैश भी रखना होता है आपको पोर्टफोलियो बनाते हुए। अब जिसको नहीं पता उस कैश का क्या करे, वो कैश पड़ा है उसके ऊपर वेस्ट हो रहा है, उसके ऊपर कोई रिटर्न नहीं आ रहा, आप उसको मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, 15 दिन के बाद तो वापस ही आ जाना है ना, 10 दिन के बाद वापस आ जाएगा। आजकल तो सिंगल डे वाला मैंने आपको बताया था कि आप इजी पैसा में रख दे तो सिंगल डे के ऊपर प्रॉफिट भी मिल रहा है, अगले दिन आप निकलवा भी सकते हैं। तो इस तरह से बैंक अकाउंट में आपको सिंगल डे के ऊपर प्रॉफिट तो मिलता है ना, वो मिलेगा महीने बाद, लेकिन वो जितने दिन पड़ा रहा था उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो आप बैंक अकाउंट में रखवा सकते हैं सेविंग्स वाले के अंदर, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ रिटर्न आता रहे। अब जिसने 5% 1 अरब का रखा हुआ है,
सो वो भी 5 करोड़ रुपया है, उसके ऊपर भी एक दिन का बैंक कितना आपको रिटर्न दे देगा। यू सी, सो ये प्रोडक्ट्स उनको समझाना बताना। देन डिमांड फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, के लोग भी चाहते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी चाहते हैं, और ये की ड्राइवर है वेल्थ मैनेजमेंट का कि इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है कि डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करें। एक ही जगह उनको भी पता है कि पहले की तरह एक बॉन्ड खरीद के रख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वहां पर पैसे डूबने का चांस ज्यादा है। तो वो भी चाहते हैं कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो उनको कोई बना दे, वो डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें और हर स्ट्रीम से उनको रेवेन्यू आ रहा हो। ठीक है। देन एक्सपर्टाइज नॉलेज टू एक्सेस मार्केट्स, क्योंकि ये जो हाई नेटवर्थ इनको हो सकता है कि कुछ मार्केट्स की ना एक्सेस हो ना उसका नॉलेज हो कि यहाँ पर किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है। तो जो वेल्थ प्लानर है उसको उसके अंदर हेल्प कर सकता है कि इसको आपने किस तरह से इस चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एफ्लुएंट क्लाइंट्स, ये वेल्थ मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है, जिसकी वजह से वेल्थ मैनेजमेंट इंक्रीज, क्योंकि एफ्लुएंट क्लाइंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है। पहले दुनिया का जो बिलियनियर्स का कैपिटल होता था दैट यूज्ड टू बी न्यूयॉर्क, आज शंघाई है, वहां पर ज्यादा बिलियनर्स हैं एज कम्पेयर टू न्यूयॉर्क। तो और ये बढ़ते जा रहे हैं, ये नहीं कि न्यूयॉर्क के कम हो गए हैं, वहां के बढ़ के नए बन गए हैं। सो एक मिडिल क्लास भी इमर्ज हो रही है और उससे फिर एक वेल्दी क्लास भी इमर्ज हो रही है बहुत ज्यादा रैपिडली। तो बहुत सारे लोग एट अ वेरी रैपिड पेस बिलियनियर्स बनते जा रहे हैं, मिलियनियर्स बिलियनियर्स। तो उनको जरूरत है ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लानर की, क्योंकि उन्होंने कभी पहले ये चीज सोची नहीं थी कि वेल्थ प्लानिंग करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। अब चाइना में किसी ने कभी सोचा था कि यार इतनी वेल्थ होगी उसको मैनेज करना पड़ जाएगा, आज वो देखिए ये पैसे कहाँ लगाएं भाई, इतने सारे पैसों को क्या करें। सो दे नीड दीज वेल्थ मैनेजर्स। देन इंक्रीजिंग इनकम ऑफ बिजनेस सेगमेंट्स, के कुछ बिजनेस सेगमेंट्स है उनकी इनकम बढ़ गई, जैसे कि टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडियाज, ऐप डेवलपमेंट। अब इसके अंदर रेवेन्यू इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो लोगों ने पहले तो सोचा नहीं था इस बिजनेस में हमें इतने पैसे बनेंगे, लेकिन आज जब बन रहे हैं तो उसकी वजह से उनको वेल्थ मैनेजमेंट करनी पड़ती है फिर। So let me just open the, okay, then how do I do this? Okay. Share. Yeah. Moving forward, वेल्थ साइकिल क्या होता है? वेल्थ का एक साइकिल होता है। वेल्थ का साइकिल होता क्या है? बेसिकली आपके जो लाइफ साइकिल की स्टेजेस हैं वो आपके वेल्थ के साइकिल की स्टेजेस के साथ कोरिलेट करती हैं। ठीक है। अब पहले एक बच्चा चाइल्ड है, इसके पास कोई वेल्थ नहीं है, ये फॉर्मेशन का पीरियड है। आप अभी सीख रहे हैं चीजें, सेविंग करना सीख रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, इस टाइम पे कुछ नहीं है। देन यू आर एन अनमैरिड यंग पर्सन, जिसके पास कुछ ना कुछ अब इनकम अर्न करने का पोटेंशियल है, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसने कोई बीवी बच्चों का खर्चा नहीं देना, उसने कोई इधर उधर के खर्चे नहीं करने। अगर वो ये ब्रांड्स में और लग्जरीज में इंडल्ज नहीं करता तो ये उसके पास प्राइम टाइम है सेविंग्स करने का, क्योंकि इस टाइम पे उसके खर्चे बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो इस टाइम पे अच्छी सेविंग्स करते हैं। ये एक्यूमुलेशन का पीरियड कहलाता है वेल्थ साइकिल के अंदर। पहला था फॉर्मुलेशन का, अब एक्यूमुलेशन के अब आप एक्यूमुलेट करेंगे। पहले आपने उसके लिए अपने आप को तैयार किया, अब आप वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे हैं, क्योंकि आपके खर्चे नहीं है अभी, तो आप चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट कर लूं, कल को मेरे खर्चे बढ़ेंगे। देन यू आर अ यंग मैरिड पर्सन, इस लेवल के ऊपर भी यू आर अ यंग मैरिड, यू डोंट हैव अ चाइल्ड और यू हैव अ वन चाइल्ड, तो आपके खर्चे उस लेवल के नहीं है, बढ़ना शुरू हो रहे हैं, बढ़ते जाएंगे, खर्चे बढ़ते जाएंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी मैनेजमेंट कर सकते हैं कि आपकी पिछली सेविंग्स जो है वो अच्छा रिटर्न दे, और अभी भी आप कुछ ना कुछ सेव करते रहें जितना कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास होगा आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे, आप उतने फ्री नहीं होंगे, आप उतना बिजी होते जाएंगे। तो आप पहले अगर 2-3 काम कर लेते थे, को फ्रीलांसिंग की साइड पे कर लेते थे, अब वो नहीं कर सकते, आपको कामों से डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेंगे कामों को। सो आप एक ट्रांजिशन के पीरियड की तरफ जा रहे हैं, एंड व्हेन यू आर मैरिड विद चिल्ड्रन मोर देन वन, एंड दिस बिकम्स एन इशू कि अब आप ट्रांजिशन के पीरियड में हैं, अब आपकी सेविंग्स उस लेवल पे नहीं है, अब आपकी सेविंग्स डिक्लाइन हो रही है, और आपकी कॉस्ट, पहले आपकी कॉस्ट कम थी, सेविंग्स ज्यादा थी, अब आपकी सेविंग्स कम होती जा रही है और आपकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। इनकम में से ना आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपकी सेविंग्स कम हो जाएंगी। तो ये ट्रांजिशन का पीरियड आपका, और ये प्री रिटायरमेंट तक चलेगा, कि प्री रिटायरमेंट के बाद बस रिटायर होने से पहले पहले के टाइम तक ये आपका ट्रांजिशन का पीरियड है कि आपकी सेविंग्स कम से कमतर होती जा रही होंगी, कि नई सेविंग्स, पुरानी वाली आपको नहीं छेड़नी, नई सेविंग कम से कम होती जा रही होगी और कॉस्ट बढ़ती जा रही होंगी कॉन्स्टेंटली। भाई आज अगर आप इंडिविजुअली अर्न कर रहे हैं ना,
तो फिर तो आप खर्चा पूरा कर लें, बड़ी बात होगी। और ये दुनिया भर में ट्रू है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कि अगर आप इंडिविजुअल सिंगल पर्सन अर्न कर रहा है तो आप घर का खर्चा पूरा करके दिखा दें मुझे। सो बोथ ऑफ देम हैव टू वर्क, इट्स नॉट अ चॉइस एनी लॉन्गर, इट इज एक्चुअली अ कंपल्शन टुडे। तो ये आपकी जो सेविंग हो रही है ना, इसी वजह से हो रही है कि दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है। सो अगेन कोशिश क्या करनी है कि हमने लग्जरीज में इंडल्ज नहीं होना, हमने ब्रांड कॉन्शियस होकर इंडल्ज नहीं होना, हमने शो ऑफ के केस के अंदर इंडल्ज नहीं होना। ओनली देन यू कैन सेव, ओनली देन यू कैन एक्वायर वेल्थ। कोई अमीर बंदा आप ऐसा नहीं देखेंगे उसके पास बड़ी सारी गाड़ियां और ये सारा कुछ पहले से था और फिर वो अमीर भी हो गया। हाँ, अब अमीर होने के बाद उसने ले लिया, दैट्स अ सेपरेट थिंग। उसने बड़ा टफ टाइम गुजारा होगा, जितनों की आप स्टोरीज पढ़ के देखना चाहे देख लें, तो 5-10 ही होंगे को टाटा बिरला के आजकल के बच्चे, अदरवाइज बाकी सारे ऐसे ही हैं। और अगर वो बच्चा पार्टी है तो उन्होंने पैसे 10-15-20 साल में खत्म भी कर देने हैं। दे कैन नॉट मैनेज इट। पोस्ट रिटायरमेंट फिर, अब ये जो आपका रिटायरमेंट का, सॉरी रिटायरमेंट रहेगा, तो रिटायरमेंट का टाइम जो है ना, ये आपका है डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड। ठीक है, क्योंकि अब आप रिटायर हो रहे हैं, आप अब फ्री होना चाह रहे हैं, अब आप बेसिकली स्पेंड करेंगे। अब आप चाहेंगे यार मैं फ्री हो गया, क्या करूं, बच्चे मेरे अलग कहीं दफ्तर में काम कर रहे हैं अपने, वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो मैं जरा कोई थोड़ा सा टूरिज्म के ऊपर चला जाऊं, कहीं मैं रिटायरमेंट हेवन के अंदर जाकर रहूं, आराम से होटल में एंजॉय करूं। मेरी वाइफ भी अब कुक नहीं कर सकती, या मुझे हेल्थ केयर अच्छी चाहिए, मैं पाकिस्तान में रहकर रिटायरमेंट क्या करूं। आपने कभी पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों को रिटायर होकर पाकिस्तान में रहते देखा है? तो दुबई, यूएई, अमेरिका, ब्रिटेन, इधर जाते हैं सारे। क्यों जाते हैं? कनाडा वगैरह, ये क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां अब उनको हेल्थ केयर चाहिए, तो वहां अच्छी हेल्थ केयर मिलेगी, लाइफस्टाइल अच्छा मिलेगा, खाने पीने को चीजें अच्छी मिल जाएंगी, और वो जो रिटायरमेंट में पैसे अच्छे एक्यूमुलेट किए हुए उनको खर्च कर सकते हैं ना अब जरा अपने ऊपर। यार अब तो टाइम आया, जरा 4 दिन में एंजॉय कर लूं, टूरिज्म कर लूं, यू सी। सो ये उनका डिस्ट्रीब्यूशन का पीरियड स्टार्ट हो जाता है। अब वो सेविंग के बारे में सोचने की बजाय खर्च करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड फिर इसके बाद आता है पोस्ट रिटायरमेंट। जब रिटायरमेंट हो गई, थोड़ा सा एंजॉय करना भी शुरू किया, सोच रहे हैं यार बस अब 4-5 दिन ही रह गए मेरे पूरे होने वाले, तो अब मैं सोचूंगा इंटर जनरेशनल वेल्थ ट्रांसफर कैसे करनी है, बच्चों को कितना किसको इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो दीज आर दी वेल्थ एंड लाइफ साइकिल। वेल्थ साइकिल के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि वेल्थ साइकिल के अंदर एक हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वेल्थ क्रिएशन, कि वेल्थ क्रिएट की जाए। पहला तो स्टेज ही है ना कि वेल्थ नहीं है तो उसको क्रिएट किया जाए। ठीक है, क्रिएट कैसे किया जाए? सेविंग करके। अपने आप को ज्यादा लग्जरीज में इंडल्ज करने की बजाय सेविंग की जाए और वेल्थ को क्रिएट किया जाए। कंप्रोमाइज करना पड़ेगा डेफिनेटली। और उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारा? आई टोल्ड यू ऑलरेडी, यू कैन लीव एट एनी मोमेंट विदाउट टेलिंग मी इवन। ओके, वेल्थ एनहेंसमेंट, एंड आई एम जस्ट गोना एंड दिस इन अ फ्यू मिनट्स। वेल्थ एनहेंसमेंट होगी, फिर उसके बाद कि वेल्थ है तो सही, उसको बढ़ाना भी है। जिसके पास ऑलरेडी है वो उसको बढ़ाएगा, जिसने क्रिएट कर लिया अब उसको वो बढ़ाना चाहता है, वो उसको वहां पर फिक्स तो नहीं रखना चाहता। कल इन्फ्लेशन होनी है, कल को चीजें महंगी मिलेंगी, तो वेल्थ को हर कोई इंक्रीज करना चाहेगा, इसको कहते हैं वेल्थ एनहांसमेंट। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ये हो जाएगा वेल्थ साइकिल का, वेल्थ को एनहांस करना है। देन वेल्थ प्रिजर्वेशन, के वेल्थ क्रिएट भी हो गई, एनहांस भी हो गई, अब इसको कम से कम प्रिजर्व जरूर कर लीजिए कि इससे कम ना हो। पता चले कि कल को वेल्थ हमारी कम होते होते फॉल कर गई है, वेल्थ बढ़े ना तो कम भी ना हो, कम से कम प्रिजर्व जरूर हो जाए। इसी तरह से वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन, कि जब आपके वो एक लाइफ साइकिल के आप एंड पे जा रहे हो, आप वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करने की तरफ जा रहे होंगे कि यार ये पैसे मैं खर्च करूं, बेसिकली टूरिज्म करूं, हेल्थ केयर के ऊपर अपनी पे स्पेंड करूं, मुझे अब क्या जरूरत पड़ी है यार ये पुरानी सी चीज यूज करने की, अगर इससे मेरी हेल्थ बेटर हो सकती है तो मैं ये नई चीज परचेज कर लेता हूँ। तो इसी तरह से कि जी मैं ये पुरानी से अपनी गाड़ी में जाऊंगा, खड्डे खुड्डे आएंगे, तंग होंगे, तो मैं अब इस टाइम पे तो मेरे पास पैसा है ना, मैं को अच्छी गाड़ी खरीदता हूँ जिसमें अच्छे शॉक एब्जॉर्बर हो, तो मैं जरा वो जाते हुए मेरी हड्डियां शडियां सही रहेंगी। यू सी, इंटर जनरेशनल ट्रांसफर, कि फिर एंड ऑफ द डे कि ये पैसे अब, क्योंकि व्हेन आई डाई तो इन पैसों का मैं तो कुछ कर नहीं सकता अब, तो इसी वजह से इसको इंटर जनरेशन ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। अब तो डेफिनेटली उस पैसा का कुछ नहीं कर सकता, मैं डिसीजन नहीं कर सकता, तो मैंने आगे किसी को ट्रांसफर करना है। अब ये साइकिल की स्टेजेस है। मैं चाह रहा था कि यहाँ पर हमारे पास अगर टीवी होता तो मैं यहाँ आपको वो डिस्प्ले भी कर देता। आई हैव टू मेक सम सेपरेट अरेंजमेंट फॉर दैट। लिंक किया हुआ मैंने शेयर। वेल्थ क्रिएशन या एक्यूमुलेशन कैसे हो रही है, इस स्टेज के ऊपर क्या करना है, ये जो अर्ली स्टेज है आपकी, इसमें आमतौर पे आपका एज ग्रुप क्या होगा?
20s, तकरीबन आपकी 20s का जितना भी टाइम पीरियड है, क्योंकि ये अब अगर आप इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये हमारे यहाँ है 25 और 30 तक अभी नौकरी ढूंढ रहे होते हैं। न्यूयॉर्क के अंदर 21 ईयर का बंदा या बंदी भी, इवन यहाँ तो अभी लेडीज अभी परेशान थी ना कि जॉब भी कैसे करें, लेडी भी है तो मंथली वो $1000s अर्न कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि न्यूयॉर्क में रहने के लिए उसने कम से कम भी 10 लाख रुपए रेंट देना है, एक आम स्टूडियो अपार्टमेंट का, घर का नहीं। सो उसको पे करने के लिए अगर $4000 उसने रेंट पे करना है तो उसको कम से कम $8-10 हजार पर मंथ अर्न भी करना है। सो 20s तकरीबन पूरा जो है हमारे यहाँ ये जरा 30s में जाके स्टार्ट हो रहा होता है। सो 20s जितने हैं 20 से 30 ईयर्स की तकरीबन एज, इसमें 35 तक कर लें आप तकरीबन काउंट। ये अर्ली स्टेज होती है प्रोफेशनल कैरियर की। आपने अपना प्रोफेशनल करियर शुरू किया है, अभी आप जॉब पे जाने लगे हैं, अभी आपके पास सेविंग्स का मौका है, आप यंग सैलरीड प्रोफेशनल हैं और अभी आप हाई रिस्क टेकर भी हैं। आज पैसा डूब गया ना, कोई मसला नहीं, कल को फिर करवा सकता हूँ दोबारा से मैं। कल को डूब गया तो कमाना मुश्किल है ना, आज तो डूब गया तो कोई मसला नहीं, दोबारा मेरे पास अभी पूरी लाइफ पड़ी है, मैं आगे दोबारा कमा सकता हूँ। ठीक है, सो प्रोपेंसिटी हाई होती है टू टेक रिस्क। इस लेवल पे आप अग्रेसिव इन्वेस्टर होते हैं, आप कहते हैं यार हाई रिस्क चाहिए मुझे, हाई रिटर्न चाहिए, क्योंकि हाई रिस्क लेंगे तो हाई रिटर्न आएगा ना, तो लॉस का चांस है लेकिन रिटर्न का चांस भी तो ज्यादा है ना, तो इसलिए आप हाई रिस्क ले रहे होते हैं, आप अग्रेसिव इन्वेस्टर होते हैं। देन योर प्राइमरी एम इज लॉन्ग टर्म वेल्थ एक्यूमुलेशन। अभी आप ये नहीं फोकस करें कि यार कल से मुझे सैलरी आना शुरू हो जाए, एडिशनल इनकम आना शुरू हो जाए, आप क्या क्या ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म में पैसे आए, मैं जब रिटायर होने वाला हूं या उस टाइम पे मुझे पैसों की जरूरत पड़े तो मेरे पास अच्छे पैसे तब तक एक्यूमुलेट हो गए हों। और यहाँ मकसद क्या है, मैक्सिमाइज रिटर्न्स। इस वक्त आपका कंसर्न सेफ्टी नहीं है, आप हाई रिस्क टेकर हैं, आप अग्रेसिव रिस्क टेकर हैं। अब आपका पर्पस क्या है, रिटर्न मैक्सिमाइज करना। क्यों? कि मेरे पैसे डूब भी गए तो कोई मसला नहीं, मैं दोबारा से एक्यूमुलेट कर लूंगा, अभी तो मेरी सैलरी चल रही है, जॉब चल रही है, अभी तो अर्ली डेज है, स्टार्ट हुआ है। तो फंड टाइप इसके अंदर जो होगी, वो एलोकेशन जो आपकी है उसके अंदर आप आमतौर पे इक्विटी के अंदर 60 to 80% अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे होंगे। मैं भी इसके बारे में और डिटेल पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको दूंगा, और फिर मैं बाद में आपको इसके ऊपर एक्चुअल पाकिस्तान में जो ऑप्शंस अवेलेबल है उनको भी दिखाऊंगा आपको क्या होती है। डेट में आप आमतौर पे 15 से 30% के करीब, डिपेंडिंग ऑन कि आपने इक्विटी में कितना इन्वेस्ट कर, 5% आप लिक्विड फंड रखते हैं कि कभी इमरजेंसी में मुझे पैसों की जरूरत पड़ जाए तो इस केस के अंदर भी जो लिक्विड फंड है आपका 5%, इसको भी आप सेविंग अकाउंट में अगर रखें डेट के केस के अंदर बनाकर, तो आप निकलवा सकते हैं कभी भी, और ये इसके ऊपर भी रिटर्न अर्न कर सकते हैं। ये जो इक्विटी है 65 to 80%, ये इंटरनेशनली भी ट्रू है। पाकिस्तान के केस में इसमें एक मसला है, पाकिस्तान में जो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट एक दिन ऊपर गई, एक दिन नीचे गई, एक दिन ऊपर गई, एक दिन नीचे गई, यहाँ मार्केट उस तरह से एफिशिएंट, उस तरह से चलती नहीं है कि आपको इक्विटी रिटर्न अच्छा दे। लिसन, इक्विटी से रिटर्न आएगा ना तो बड़ा अच्छा आ जाएगा कभी, लेकिन जब लॉस आता है तो बहुत ज्यादा आता है। यहाँ पर अचानक जी एक खबर आई है, ले जी मार्केट क्रैश कर गई, और मार्केट यहाँ तो एक दिन ऊपर गई, अगले दिन क्रैश कर गई, अगले दिन ऊपर गई, अगले दिन क्रैश कर गई। आईएमएफ आ गया जी, ऊपर चली गई, आईएमएफ चला गया जी, फौरन नीचे गिर गई। सो पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट है। मैं अपने स्टूडेंट्स को पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करें, लेकिन इस रिस्की पीरियड में भी करने हैं ना तो 40-50 मैक्सिमम, वो भी कि अच्छे रिटर्न मिलने तो मिल जाए, अदरवाइज जितना ये अप डाउन की वजह से नुकसान हो जाता है, इसके अंदर बेटर ये रहता है कि आप डेट में इन्वेस्ट कर लें, कुछ तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लें या कहीं और इन्वेस्ट कर लें। ओके, सो 65 to 80% तक आमतौर पर इंटरनेशनली होता है, लेकिन इस एज ग्रुप में मैं रिकमेंड करूंगा 40-50 तक, या उससे भी बेटर है कि आप किसी और तरह की सिक्योरिटी, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लें, किसी और तरह की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि यहाँ की इक्विटी मार्केट का रिटर्न शायद डेट मार्केट के बराबर बराबर ही रहता है। मैंने जितना देखा है, जितने पास्ट ट्रेंड्स मैंने देखे हैं, जो पिछले कई सालों का डेटा मैंने इसके अंदर देखा हुआ, तकरीबन इक्विटी का रिटर्न डेट के आसपास होता है ज्यादा भी पीछे, लेकिन इसमें नुकसानात इतनी बार आ जाते हैं, इतनी फ्लक्चुएशन पाकिस्तान की मार्केट में है कि यहाँ इन्वेस्ट करना, यहाँ अगर फॉरेन कंट्री में है, क्या चीज
इक्विटी का रिटर्न होने को हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स में हो सकता है, 100%, 200%। मैंने जो चीज कही है, इक्विटी में पैसे कितने लगाए अपने, अगर आपने 1 लाख सेव किया है तो पाकिस्तान के आमतौर पर तो 65 to 80% होता है। पाकिस्तान के केस में मैं 40-50 क्रॉस करने की परमिशन दूंगा कि जी 50,000 से ऊपर लगाएं आप इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि ये नुकसान, इसका रिटर्न डेट के करीब करीब है, चलिए डेट से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। जितने मैंने पुराने स्टैटिस्टिक्स देखे पिछले 50 साल के आप देख लें, जितने मर्जी सालों के देख लें, इंटरनेशनली ज्यादा आता है। इंटरनेशनली आप वाकई 65 to 80% इन्वेस्ट करें इस एज पीरियड के अंदर इन इक्विटी। लेटर ऑन ये कम होता जाएगा, इक्विटी कम होती जाएगी, डेट बढ़ता जाएगा, ठीक है। और सेविंग तकरीबन लिक्विड कैश हम 5% के करीब रखते ही होते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस के अंदर ये बेस्ट है कि ऐसा ही कर लिया जाए इसे। जिस कंसर्न कि मेरा कोई और लेक्चर है अभी। सो आप कोशिश करेंगे कि इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो या उस इन्वेस्टमेंट में ज्यादा हो जहां पर से आपको रिटर्न ज्यादा मिल सके, ठीक है। देन डेट एंड देन लिक्विडिटी। मूविंग फॉरवर्ड, अब आपकी दूसरी स्टेज वेल्थ एनहांसमेंट या ट्रांजिशन की जो स्टेज है, जहां पर आप ट्रांजिट करने जा रहे हैं, ये 30s to 45 ईयर्स, 35, 30s, 45 तक तकरीबन आपकी ये एज है जहां पर आपकी एनहांसमेंट हो रही है, ट्रांसमिशन हो रही है। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने मल्टीप्लाई करनी है अपनी इनकम और एनहांस करने अपने रिटर्न्स, जो आपने वेल्थ एक्यूमुलेट कर ली है उसके ऊपर, ठीक है, कि इसके ऊपर तो एनहांस किया जाए ना रिटर्न, इसको मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है। इसी तरह से प्रॉपर एसेट की एलोकेशन आप करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज बना रहे होंगे, टैक्स कंसिडरेशंस को देख रहे होंगे कि किस तरह से अपना टैक्स मिनिमाइज करना है मैंने, क्योंकि जैसे जैसे आपकी वेल्थ बढ़ती जा रही है आपके पास टैक्स भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो आपने ये सोचना है कि टैक्स कैसे कम से कम पे करना है मैंने, कहां कहां मुझे टैक्स ब्रेक मिल सकती है गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली, चोरी करने की बात नहीं कर रहा, ऑफिशियली लीगली मैं आपको बता रहा था कि कैसे अमीर लोग कम से कम टैक्स पे करते हैं। तो उसी तरीके से जहां आपको टैक्स में ऐसी बेनिफिट्स मौजूद हैं उनको यूज कैसे करना है, डेट मैनेजमेंट कैसे करनी है अपनी, अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है तो उसको किस तरह उतारना है, क्योंकि आमतौर पे लोग इस एज ग्रुप के अंदर यूजुअली घर की तरफ जा रहे होंगे, होम। तो अब अगर आप बड़े बड़े घर और गाड़ियां लेने की तरफ चलेंगे तो फिर आपकी वेल्थ की मैनेजमेंट नहीं हो सकती उसके हिसाब से। तो उस डेट को मैनेज करना कि कितना लेना है और किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं आप टाइमली, डेट की मैनेजमेंट, क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर बहुत ज्यादा स्पेंडिंग ना कर रहे हो उसकी मैनेजमेंट। और ये ट्रांजिशन फेज है, सच एज बाइंग अ हाउस, मैरिज, चिल्ड्रंस एजुकेशन। अब ये वो टाइम पीरियड है जब आप प्लान कर रहे हैं कि यार आज मेरे बच्चे हैं तो इन्होंने 10 साल बाद 15 साल बाद कॉलेज जाना है। आज अगर कॉलेज की ट्यूशन फीस, कॉलेज से मतलब मेरा मतलब यूनिवर्सिटी है, और इंटरनेशनली यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एफ ए लेवल तक तो फ्री है एजुकेशन, उसके बाद बहुत एक्सपेंसिव है। तो अब जो यूनिवर्सिटी जाने हैं बच्चे, तो लेट सपोज अगर $8 लाख है आज फीस, तो 15 साल बाद भी $8 लाख ही यूनिवर्सिटी चार्ज कर रही होगी, डेफिनेटली ज्यादा होगी। तो आप इन्फ्लेशन के रेट के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन भी करते हैं, आगे हम इसको भी देख लेंगे कि फ्यूचर में कितनी अमाउंट चाहिए होगी, और वो मैं आज से प्लान करूं कि भाई तब तक मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाएं कि बच्चे जब यूनिवर्सिटी जाने वाले हो तो इतने पैसे पड़े उनकी यूनिवर्सिटी के खर्चे के, ठीक है। तो उसकी प्लानिंग करनी है मैंने। टैक्स मैनेजमेंट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर, कंसिडरेशन उसकी मैनेजमेंट भी करना है कि किस तरह से कम हम टैक्स पे करें। देन मैनेजिंग इंश्योरेंस नीड्स एंड प्लान्स, कि अगर कोई इंश्योरेंस के मेरे नीड्स हैं, प्लान्स हैं, तो पुराना प्लान है उसको किस तरह से मैनेज करना है फाइनली। या फिर अब अगर मैं इंश्योरेंस लेना चाह रहा हूं तो 35 तक मैं ब्रेक लगा दूं इंश्योरेंस, क्योंकि इसके बाद अगर मैं इंश्योरेंस लेता हूं तो प्रीमियम हाई होगा, क्योंकि मेरे बीमार होने का चांस बढ़ता जा रहा है, तो मुझे हाई प्रीमियम पे इंश्योरेंस मिलेगी। इससे पहले पहले मुझे इंश्योरेंस अच्छी मिल जाएगी, तो मैं उसके हिसाब से इंश्योरेंस अपनी अरेंज करूँ। नेक्स्ट स्टेज जहां पर आपने वेल्थ की प्रिजर्वेशन करनी है, तकरीबन 45 से 60 साल की उम्र के अंदर। अब ये आपका वो टाइम है जब आपने वेल्थ को प्रिजर्व करना है, सेव करना है, कम होने से बचाना है। कब ये कम ना हो, बढ़े ना तो भी कोई बात नहीं, कम होने से मैंने बचाना है यहाँ पर, ठीक है। पिछले स्टेज के अंदर भी अभी आपकी वही एलोकेशन तकरीबन उसके करीब करीब ही रहेगी, आप उसको थोड़ा सा कम कर देंगे, इक्विटी में से थोड़े से पैसे निकालेंगे और डेट में थोड़े से बढ़ा देंगे। लेकिन जब आप वेल्थ प्रिजर्वेशन के पर आएंगे तो यहाँ अब आप टोटली उल्टा कर देंगे इसको, रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ आप मिनिमम रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके पिछली जो वेल्थ एक्यूमुलेट हुई वो डूब जाए। अगर आप हाई रिस्क में इन्वेस्ट करते हैं और पिछले पैसे भी डूब गए, पता चला जी आपने 1 करोड़ पे इन्वेस्ट किया और कंपनी को इतना ज्यादा नुकसान हो गया या उस सेक्टर के अंदर इतने बड़ा नुकसान हुआ इक्विटी के अंदर कि वो बच गया 10 लाख रुपए सिर्फ। तो अब आप वापस बैक टू स्क्वायर वन नहीं जाना चाहते, आप उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं।
तो अब आप रिस्क नहीं लेंगे, मिनिमम रिस्क के ऊपर चले जाएंगे कि रिस्क लेंगे लेकिन थोड़ा, मतलब कि जी 10 लाख तक का नुकसान हो जाए तो मैं सिर्फ 10% इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा, इसके ऊपर का नुकसान ना हो मेरा, 10 से 15% इन्वेस्ट करूंगा, मतलब कल को ये नुकसान भी हो तो अगर 3-4 लाख निकल है 5 लाख तो बस ठीक है, मेरा तकरीबन तो बचा हुआ है ना, 10 का ही लॉस हुआ ना, तो मैं अपना रिस्क मिनिमाइज कर रहा हूं एट दिस स्टेज। और अगेन मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कैपिटल की प्रिजर्वेशन, जो मर्जी जो मेरे ये पैसे कहीं नहीं जाने चाहिए जो मैंने पहले एक्यूमुलेट किए थे। दूसरा, रिटायरमेंट के गोल सेट करने अब मैंने, क्योंकि अब मेरे वो बच्चों की एजुकेशन का काम भी हो गया होगा, मैंने घर भी ले लिया होगा, उसकी ज्यादातर मॉर्गेज भी पे ऑफ हो गई होगी अब तक। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जी मैंने रिटायरमेंट के बाद क्या क्या करना है, जब मैं रिटायर हूं तो मुझे कितने पैसे मिले पर मंथ, मेरे पास कितने आए, क्योंकि जब मैं रिटायर होऊंगा तो जी मेरे हेल्थ के एक्सपेंसेस आज वाले तो नहीं होंगे, मेरी हेल्थ ज्यादा खराब होगी, मुझे एक से ज्यादा पुर्जे ठीक करवाने पड़ेंगे अपने, ठीक है जी, नीज का मसला आ गया, बैक का मसला आ गया, अब बॉडी पार्ट्स का डिफरेंट का मसला आ जाता है, कोई हार्ट का, कोई ठीक है बीपी वगैरह का, और फिर इसकी कंसिस्टेंसी भी बढ़ जाएगी। अभी मैं साल में एक आध बार कभी बीमार होता हूँ, तब मैं ज्यादा बार बीमार हूँ क्योंकि ओल्ड एज के अंदर ज्यादा इश्यूज आ जाएंगे, ट्रीटमेंट उसकी सारी चल रही होगी, ठीक है। तो अब मैंने उसकी प्लानिंग करी कि उसके लिए कितने पैसे, और फिर मेरा वो स्टेज होगी जब मैंने कि जी अब तो यार सारी जिंदगी काम करके रिटायर हूँ, तो अच्छी गाड़ी इंजॉय कर लूँ, थोड़ी सी 4 पैसा भी इकट्ठे करें, अब इसको मैंने क्या करना है आगे, ठीक है। या तो अब मैं जाकर जी थोड़ी डोनेशंस कर लूं, मैं जाकर फिलैंथ्रोपी कर लूं, मैं अब जाकर टूरिज्म कर लूं। यूजुअली आप देखेंगे रिटायर्ड लोग अक्सर टूरिज्म के लिए निकले पड़े होंगे, ब्रिटिशर्स और ये अमेरिकन से होंगे ना, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश अक्सर आए हुए होते हैं कि जी अच्छा ये था इंडिया, जहां पर इंडिया के ऊपर ब्रिटेन की गवर्नमेंट होती थी, तो अक्सर कॉमनवेल्थ की कंट्रीज में वो घूम रहे होते हैं डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर करने के लिए, तो इनका टूरिज्म का टाइम पीरियड है, वो पिरामिड देखने चले जाएंगे लोग, ठीक है। या फिर ऐसी सेफ हेवन में चले जहां हेल्थ केयर की फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, जैसे अक्सर रिटायरीज जो है वो मलेशिया चले जाते हैं, इस तरह कई आइलैंड्स हैं जहां पर अच्छी हेल्थ की फैसिलिटीज है, वहां चले जाते हैं कि यार रिटायर्ड हेल्थ केयर भी अच्छी है, और दूसरा यहाँ पर हमें अच्छा टूरिज्म भी है, एनवायरनमेंट भी अच्छी है, ज्यादा काम भी नहीं करना कोई, एंजॉय करेंगे। अक्सर मैंने देखा है कि जो ब्रिटिश है कुछ, ये रिटायरमेंट या अपनी रिटायरमेंट सेल्फ डिक्लेयर कुछ पैसे बन गए हैं, इंडिया चले जाएंगे, वहां ताजमहल होटल है, वहां के लोगों के लिए तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, 5 स्टार 7 स्टार होटल है, उसके लिए कोई मसला ही नहीं कि उसको डे का जो वहां खर्चा देना पड़ता था उससे कई कम के अंदर यहाँ 5 स्टार होटल के अंदर सब कुछ उसको मिल रहा है, वो जाकर वहीं रहने लग जाते हैं, यार परमानेंट मेरा कमरा ये बुक रखो भाई, मैंने यही रहना है, क्योंकि उसको पता है ये मेरी वेल्थ खत्म नहीं होनी, मेरी लाइफ टाइम सारी यहाँ आराम से गुजर जानी है, मैंने आगे किसी को देनी भी नहीं, को मेरे बाल बच्चे नहीं है तो मैंने कुछ भी नहीं करना, और ठीक है। देन रीपिंग फंड्स फॉर चाइल्ड्स मैरिज एंड हायर एजुकेशन, इसके अंदर ये भी मेरे को लगे कि अब बच्चों की शादी के लिए और इस तरह के किसी और खर्चे के लिए, को हायर एजुकेशन अगर और भी को करना चाहते हैं उसके लिए खर्चे में जो पैसे अरेंज करने हैं तो उसका बेनिफिट उठाने का टाइम है अब ये, ठीक है। और फिर स्टेज ऑफ यूटिलाइजिंग मनी एक्यूमुलेटेड फॉर डिजायर्ड गोल्स, कि अब आपने जो डिजायर्ड गोल्स अपने सेट किए उसके जो पैसे एक्यूमुलेट किए उनको एलोकेट करने का, यूटिलाइज करने का वक्त आ रहा है। अब आपकी इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट 15 से 30% के करीब रह जाएगी, और ज्यादातर पैसे आप शिफ्ट कर देंगे डेट के ऊपर, तकरीबन 65 to 80% अब आप डेट पे ले जाएंगे कि यार अब यहां से मुझे एक स्टेबल इनकम आती रहेगी, ये पैसे आते रहने, और फिर वही 5% तकरीबन सेविंग्स के अंदर। और लास्टली वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की स्टेज, ये आपकी 60s के ऑनवर्ड रिटायरमेंट के बाद की स्टेज है, रिटायरमेंट एंड इसके बाद की 60s to 80s, और आमतौर पर इससे ज्यादा कोई बंदे की लाइफ होती नहीं, अनलेस यू आर द क्वीन, तो खींच खींच कर को 90s में पहुंचा लेते हैं, 90s में ऑलमोस्ट। तो स्टेज ऑफ रिटायरमेंट एंड पोस्ट रिटायरमेंट, के रिटायरमेंट की स्टेज है मेरी, या रिटायरमेंट के बाद की स्टेज है जहां पर मैंने अपने रिटायरमेंट के गोल्स को अकॉम्प्लिश करना है। मैंने सोचा था रिटायरमेंट के बाद मैं वहां जाऊंगा, रिटायरमेंट के बाद मैं ये काम करूंगा, मुझे जी इस काम का बड़ा शौक है, मैंने ये करना था, तो मैं वो अपने शौक पूरे करने वाले काम करूंगा। ट्रांसफरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करूंगा स्पेशली कि जी अब बस मुझे इतने की जरूरत है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, बच्चों के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने, ट्रांसफर कर दिया, कोई मैंने डोनेशंस करनी थी, कोई मैंने कोई फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशन बनाना था वो मैंने बना दिए। स्टेट एंड सक्सेशन प्लानिंग करूंगा कि जी मेरी जो स्टेट है ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे मरने के बाद किसको जाएगी, सक्सेशन के बाद कौन इसको इनहेरिट करेगा, वो सारी प्लानिंग कर लूंगा। अपनी विल लिखूंगा, ट्रस्ट डिक्लेरेशंस कराऊंगा कि जी मैंने ये 2-3 ट्रस्ट बनाए हैं, ये मेरी विल है, इसको ये पैसे जाएंगे। बेनिफिशरीज की डिक्लेरेशन होगी ऑफ प्रॉपर्टी के, कौन कौन इससे फायदा उठा सकता है, कब तक उठा सकता है, वो सारी चीजें आप उसके अंदर डिक्लेयर कर देंगे। सो दैट्स इट अबाउट वेल्थ साइकिल। लेटर ऑन हम इसके ऊपर डिटेल से आगे भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फॉर टुडे।